हाँ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे उच्च न्यायालय की मामलों को अंतरित करने की ताकत के बारे में। और उच्च न्यायालय 3 सिचुएशंस में मामलों को ट्रांसफर कर सकता है। वो 3 सिचुएशंस आपके सामने रखी गई थी कि जब कभी उच्च न्यायालय को प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ दंड न्यायालय के समक्ष कोई कार्यवाही या कोई अपील लंबित है जिसमें रिट और निष्पक्ष विचारण संभव नहीं हो पा रहा है, प्रतीत कराया जाता, मीनिंग देयर शुड बी सम एविडेंस। कोई ऐसी बात तो हो जिससे उच्च न्यायालय को लगे कि वाकई निचले न्यायालय में जो कुछ चल रहा है उसके कारण वहां रिजु और निष्पक्ष विचारण संभव नहीं हो पाएगा। अब इस लाइन को बोले जाते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक बात उठती है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो संभवतः भ्रष्ट है। ठीक है, इस लाइन का संबंध इससे भी जुड़ता है, लेकिन इस लाइन का संबंध सिर्फ इससे नहीं जुड़ता। इस लाइन का संबंध इस बात से भी जुड़ता है कि किसी पर्टिकुलर मामले में अभियुक्त को अपने बचाव के लिए अधिवक्ता यही नहीं मिल रहा है। अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष ये हो सकता है, लेकिन उसके खिलाफ जो एलिगेशन है वो इतना बीभत्स और घिनौना है कि सारे समाज के लोग उसके खिलाफ हो गए। और समाज के लोगों का कुछ न कहिए, सत्य का अन्वेषण उनकी प्रकृति नहीं होती है। उनसे बताइए कौआ नाक ले गया, नाक चेक नहीं करेंगे कि मुंह पर लगी भी है या नहीं है। ना हो तो चलो कौए के पीछे जाओ, लेकिन हो तो कम से कम न जाओ। हिंदुस्तान में लोगों की प्रवृत्ति है कि पुलिस ने अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन ये लगा दिया, या किसी ने, पुलिस तो किसी के खिलाफ लगाती नहीं, किसी ने पुलिस में किसी के खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर करा दी तो लोगों के मुताबिक वो दोषी है। क्रिमिनल लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि कोई दोषी तब तक नहीं है जब तक कि दोषी साबित न हो जाए। और आपसे अनेकों बार चर्चा हुई कि इस प्रिजम्पशन की जो युक्ति संगतता है वो एकदम सिद्ध है, क्योंकि व्यक्ति अपराधी आया नहीं था और हम जो कुछ प्रिज्यूम कर सकते हैं वो यही प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वस्तुएं उसी अवस्था में होंगी जिस अवस्था में वे निर्मित हुई थी। हम ये प्रिज्यूम नहीं कर सकते कि वस्तुएं पॉल्यूटेड हो गई होंगी। हम यही प्रिज्यूम करेंगे कि आदमी जैसा जन्मा था आज भी वो उतना ही निर्दोष, उतना ही इनोसेंट बना हुआ है। और जो ये कहता है कि वो उतना निर्दोष नहीं है, दोषी है, उसके पास अपनी बात को कहने के आधार हैं। तो उसी व्यक्ति के द्वारा उन आधारों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसी व्यक्ति को, उस व्यक्ति की निर्दोषिता को खत्म करके उसे दोषी प्रमाणित किया जाना चाहिए। यही क्रिमिनल लॉ का नियम है। एविडेंस एक्ट में आप देखते हैं कि वहां जो साबित करने का भार है वो किस व्यक्ति पर है? उसी पर है जो न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय उसकी बात पर विश्वास करे और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। तो जो साबित करने का भार है वो प्रोसिक्यूशन पर रखा गया है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन कहता है कि वो व्यक्ति दोषी है, निर्दोष नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन जिस आधार पर यह बात कहता है, प्रोसिक्यूशन वो आधार प्रस्तुत करे। तो अगर पुलिस ने किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन
लगा दिया, पुलिस ने लगा दिया, मीनिंग देयर बाय किसी ने लगाया, और पुलिस ने उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र के प्रारूप में पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में भेजी है, तो इससे यह तय नहीं होता कि वो व्यक्ति दोषी है। आपने देखा होगा कुछ दिन पूर्व, साल या 2 साल हुए, मद्रास में एक व्यक्ति के खिलाफ, मद्रास या दक्षिण के ही राज्य थे, एक व्यक्ति के खिलाफ रेप का आरोप था और उसमें पुलिस ने शूट आउट कर दिया था। जनता बड़ी प्रसन्न थी इस बात पर, और इस बात पर हमने एक पोस्ट लिखी थी गंगा जल का उदाहरण देते हुए कि गंगा जल में जो अजय देवगन जिस रोल को ठीक है प्ले कर रहा है, उसमें वो कहता है कि हम सारे समाज को बहिष्ठी होने से बचा रहे हैं, हम इन्हें नहीं बचा रहे। अगर समाज में एक प्रथा और परंपरा मान्य हो गई कि जिस पर आरोप लगा उसे मार डालना उचित माना जाएगा, तो कल ये आपके साथ हो सकता है। सिस्टम अपराधियों की सुरक्षा के लिए नहीं बना, सिस्टम निर्दोषों को बचाने के लिए बना है। क्योंकि अपराधी है तो आज नहीं कल सजा पा जाएगा, लेकिन निर्दोष ये जब सजा पाएगा तो अच्छी स्थिति नहीं बनेगी। तो सिस्टम निर्दोषों के पक्ष में, इसलिए कहा गया कि जब तक दोषी प्रमाणित न हो तब तक न माने, लेकिन अब व्यक्ति को अधिवक्ता ही नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर इतना घिनौना आरोप है, हम नहीं करेंगे तुम्हारी वकालत। अब जबरदस्ती तो करा नहीं लेंगे आप, या कोई अन्य कारण है ऐसा जिसकी वजह से ऋजु और निष्पक्ष विचारण संभव नहीं। साक्षी आते हैं, वहां पर जिसके विरुद्ध उन्हें साक्ष्य देना है उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि साक्षियों को पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं मिलता, कोई अपने पास नहीं बैठने देता, कोई होटल वाला खाना नहीं खिलाता। तो भले ही उनके साथ कोई मारपीट न हो, जबकि इस दशा में तो उनके साथ मारपीट और उनकी जान को खतरा यह भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ न भी हो तो भी ऋजु और निष्पक्ष विचारण संभव नहीं होगा। देयर मे बी सेवरल रीजंस, ठीक है, ड्यू टू विच इट मे बी सेड कि एक इंपार्शियल ट्रायल कांट बी हेल्ड, ठीक है, हो ही नहीं सकता। और जब यह स्थिति है तो क्या है, उच्च न्यायालय को अगर यह प्रतीत कराया गया है, हमने कहा ना कानून में प्रयुक्त शब्दों को सीमित अर्थों में मत समझिए। उसने यह कहा कि जब कभी यह प्रतीत कराया जाता है कि ऋजु और निष्पक्ष विचारण संभव नहीं, इस शब्द का बहुत व्यापक संदर्भ हो सकता है। तो जितना संदर्भ, जितना व्यापक संदर्भ इन शब्दों का हो सकता है, उतने व्यापक संदर्भों में इस बात को समझिए, ठीक है। तो कहता है कि ऋजु और पक्षपात रहित जहां से विचारण न हो सके अथवा किसी असाधारणता कठिन विधि प्रश्न उठने की संभावना है। अब असाधारणता कठिन विधि प्रश्न ये उठने की संभावना है, तो वरिष्ठ न्यायालय है, ये असाधारणता कठिन विधि प्रश्न जेएम की कोर्ट, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या वहां भी उठ सकता है, हो सकता है सेशन में भेज दिया जाए तो भी ठीक है, क्योंकि रिविजनल पावर सेशन को है, और रिविजनल पावर में वो एरर ऑफ लॉ यही तो देखेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे? शुद्धता, वैधता, औचित्य, नियमितता लोअर कोर्ट की कार्रवाइयों की। बहुत ज्यादा कठिन विधि प्रश्न उठने की संभावना है, उच्च न्यायालय अपने समक्ष ये भी मंगा सकता है, लेकिन ट्रांसफर की ताकत ही नहीं होगी तो क्या खाक मंगाएंगे? तो सेकंड ग्राउंड हुआ जब असाधारणता कठिन विधि प्रश्न उठने की संभावना है। और थर्ड ग्राउंड क्या कहता है? इस धारा के आदि आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है। हमने उदाहरण दिया था कि सेशन में मामला चलना, उसी से संबंधित एक अन्य आपराधिक मुकदमा है,
लेकिन वो मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है और वो निचले न्यायालय में चल रहा है। युक्ति संगत यह होगा कि चूंकि दोनों मामले परस्पर संबंधित कनेक्टेड केस हैं, क्रॉस भले ही नहीं है, तो उन्हें एक ही न्यायाधीश द्वारा सुना जाए। लेकिन चूंकि वो मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट उसे कमिट कर ही नहीं रहा। ठीक है, मजिस्ट्रेट कमिट नहीं कर रहा। ड्यूरिंग ट्रायल जो एविडेंस आया वो भी मजिस्ट्रेट ट्रायल, तो 323 सीआरपीसी उसमें भी कमिट नहीं होगा। सेशन कोर्ट इस मुकदमे को अपने पास मंगाए तो कैसे? ठीक है, यह ठीक है कि आपको ट्रांसफर की ताकत है, सेशन न्यायाधीश को देखेंगे अगले सेक्शन में, लेकिन आपको कोई ताकत है तो इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि आप उस ताकत का उपयोग उन दशाओं में भी करेंगे जिन दशाओं में उपयोग की कोई जरूरत है ही नहीं। अगर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट कोर्ट है तो क्यों, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन, व्हाई दैट केस शुड बी ट्रांसफर्ड टू द कोर्ट ऑफ सेशन जज, क्यों कर दिया जाए? इसका कोई कारण आप बताएंगे? और यह कोई कारण नहीं हो सकता कि संबंधित है, होता रहे संबंधित, क्रॉस तो नहीं है, नहीं करते ट्रांसफर, नहीं करते मीनिंग कर भाई मनमानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जस्टिफाइड हमें नहीं लग रहा। तो उच्च न्यायालय को यह ताकत होनी चाहिए कि जहां कहीं इस संहिता द्वारा यह अपेक्षित, ये संहिता रिजु विचारणा ये तो चाहती है, अब इस संहिता द्वारा रिजु विचारणा यह अपेक्षित है, तो जहां कहीं इस संहिता द्वारा अपेक्षित है वहां उच्च न्यायालय चाहे तो ट्रांसफर इस मामले को सेशन कोर्ट में कर सकता है जो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है। तो जहां कहीं इस संहिता, इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारणतः सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। 3 स्पेसिफिक ग्राउंड, ठीक है, सबसेक्शन 3 में 2 स्पेसिफिक ग्राउंड और तीसरा न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन इस रूप में रखा गया, यानी 3 सबसेक्शन 3 में और 2 ऊपर, टोटल 5 ग्राउंड्स हुए ऑन द बेसिस ऑफ विच द हाई कोर्ट में ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर। ठीक है, अच्छा, जब ट्रांसफर करेगा तब क्या करेगा, तब वह आदेश दे सकेगा। इफ दोज ग्राउंड्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर केस देन दे मे ऑर्डर, तब कौन सा आदेश दे सकेंगे कि किसी अपराध की जांच या विचारणा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 197 से धारा 205 तक के अंतर्गत, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, कि अधीन अर्हित तो नहीं है किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम। ठीक है, 197 से लेकर 205 तक, ये कौन से सेक्शन है, 177 से लेकर के और 100 मेरा ख्याल है 87 तक या 188 तक के सेक्शन होंगे सीआरपीसी पुरानी वाली। यानी उच्च न्यायालय इस मामले को किसी ऐसे मामले में, किसी ऐसे कोर्ट में, किसी ऐसे न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है जो दंड न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिता के उपबंधों के मुताबिक विचार करने की दशा में इस पर्टिकुलर मामले को सुनने के लिए अधिकृत तो नहीं है, क्योंकि उसके लोकल जुडिक्शन में वो मामला उद्भूत ही नहीं हुआ। इसलिए स्थानीय अधिकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआरपीसी में जो प्रोविजन दिए गए उनके मुताबिक उस मामले को सुनने की अधिकारिता उस न्यायालय में भले ही ना हो, लेकिन अन्यथा
वो उस मामले को सुनने के लिए सक्षम है। यानी अगर मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है तो वो सेशन न्यायालय, भले ही वो ऐसा सेशन न्यायालय जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो मामला उद्भूत नहीं हुआ और जिस कारण उस मजिस्ट्रेट ने, जिसने उस मामले में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था, उस मामले को कमिट करके उस सेशन कोर्ट को नहीं भेजा है, फिर भी अन्यथा तो वो सक्षम है ही है उस मामले को। अगर भेजा होता तो वो सुन सकता था क्योंकि सेशन कोर्ट है। तो उच्च न्यायालय अपने आदेश से ऐसे किसी न्यायालय को वो मामला भेज सकता है जो अन्यथा सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजंस के मुताबिक उसे सुनने के लिए अर्हित तो नहीं है, किंतु अन्यथा उस मामले को सुनने के लिए सक्षम है। मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेज सकता है, सेशन को भी भेज सकता है क्योंकि सेशन मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला सुनने के लिए सक्षम है, किंतु मजिस्ट्रेट का न्यायालय सेशन द्वारा विचारणीय मामला सुनने के लिए सक्षम नहीं है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय अपने आदेश के द्वारा ऐसा कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए, यह भी कर सकता है। कोई विशेष मामला या कोई विशेष अपील समान अधिकारिता या वरिष्ठ अधिकारिता इसके न्यायालय को अंतरित कर दी जाए, तो शब्द वैसे ही है जितना सुप्रीम कोर्ट के संबंध में बात आई थी, इसलिए बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, यह भी कर सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। कोई मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, इसका मतलब यह हो गया कि वो मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब ही नहीं है। विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए, ये सीधे सीधे लिखा है। ठीक है, इसका मतलब भले ही वो मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, इसलिए उसको कमिट नहीं किया गया है, लेकिन इस संहिता के उपबंधों द्वारा चूंकि यह अपेक्षित हो रहा है कि मामला सेशन न्यायालय द्वारा विचारित किया जाए, इसलिए सेशन न्यायालय विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का निर्देश यह दे सकता है। सेशन कोर्ट ऐसा निर्देश नहीं दे सकता, उच्च न्यायालय दे सकता है। आज भी हमारे न्यायालय में एक सज्जन थे, वो ये कह रहे थे कि आपके यहां ये मामला चल रहा है, इसी से संबंधित मजिस्ट्रेट क्या चल रहा है? तो हमने कहा तो हम क्या करें? तो बोले टीए लगाई थी, खारिज हो गई सेशन जज क्या। हमने कहा हाई कोर्ट जाओ, वहां से कमिट कर, बोले यहां से डायरेक्शन हो जाए। हमने कौन सा प्रोविजन बताओ? सीआरपीसी तो कोई प्रोविजन है नहीं कि सेशन कोर्ट डायरेक्शन देगा कैसे? और ये दंड न्यायालय है, और दंड न्यायालय का मतलब यह हुआ इनकी प्रक्रिया बीएनएसएस के रूप में इनेक्टेड फॉर्म में मौजूद है और इन्हें कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, इससे कोई डायरेक्शन ये नहीं दे सकते। मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट के रूप में, और पता नहीं क्यों यह बात समझ में ही नहीं आती। ये सिर्फ क्रिमिनल कोर्ट, उच्च न्यायालय उसे अंतर्निहित शक्ति है, और उच्च न्यायालय उसे ट्रांसफर की ताकत भी है उन मामलों में जिनमें विचारणार्थ सुपुर्द किए जाने का निर्देश
देने की जरूरत, भले ही वो कतई कमिट किए जाने योग्य नहीं है। कमिट किए जाने योग्य होंगे तो 209 सीआरपीसी या 323 सीआरपीसी उसमें ऑलरेडी कमिट हो जाएंगे। जब ऐसा नहीं है तब उसके लिए यहां पर प्रोविजन दिया गया। और जरा अंदाजा लगाएं कि अगर आप ये ठीक से नहीं देखेंगे तो ट्रांसफर के चैप्टर से ही सवाल बनेगा और आपका गलत होगा। ठीक है, क्योंकि आप तो ये लिखेंगे कि कमिट करने की ताकत सिर्फ किसे, मजिस्ट्रेट को, क्योंकि यहां कमिट करने की ताकत, कमिटल के लिए निर्देश देने की ताकत उच्च न्यायालय को भी आ रही है। ठीक है, आगे कहता है कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि हाई कोर्ट भी ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट भी विचारण का न्यायालय है, वहां भी विचारण चल सकता है। अब तक भले ही चला ना हो, क्योंकि जो कुछ हो सकता है सब कुछ हो ही तो नहीं गया, बहुत कुछ हो सकता है लेकिन हुआ नहीं। तो कहता है कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उसको अंतरित कर दी जाए और उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। आगे हम लोग देखेंगे। तो यहां जब उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा, ट्रांसफर के माध्यम से आदेश करके उच्च न्यायालय अपने समक्ष किसी मामले या अपील को मंगवाएगा तो अपील की तो बात ही नहीं। लेकिन अगर मामले का विचारण अपने समक्ष किए जाने के लिए ट्रांसफर की ताकत का उपयोग करके मंगवाएगा तो प्रक्रिया विचारण के संबंध में वही चलेगी जो अगर वो मामला वहां विचारित हुआ होता जिस न्यायालय के समक्ष चल रहा था मूल रूप से, तो प्रक्रिया उच्च न्यायालय भी इस मामले के विचारण में वही अपनाएगा। यानी अगर ये संबंध मामले की तरह नीचे विचारित हो रहा था तो संबंध मामले की तरह विचारित करेगा, वारंट मामले की तरह विचारित हो रहा था तो वारंट मामले की तरह। ये आगे लिखा है अगले सब सेशन की तरह विचारित हो रहा था तो सेशन की तरह। और अगर मूल अधिकारिता जो उच्च न्यायालय की है उसके अंतर्गत उसने किसी मामले को स्वयं विचारित करने का निर्णय लिया है तो प्रक्रिया उस न्यायालय उस मामले के विचारण के लिए जो उच्च न्यायालय अपनाएगा वो प्रक्रिया सेशन मामलों के समक्ष विचारण की प्रक्रिया होगी। वो मामला जिसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत उसने विचारण का निर्णय लिया वो कैसा भी हो, चाहे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणी हो चाहे जैसा हो। ये मुख्य अंतर दोनों बातों में है। यहां कहता है अपने समक्ष विचारण के लिए मंगा सकेगा। सबसेक्शन 2 यह बता रहा है किसके आवेदन पर उच्च न्यायालय अपनी अंतरण संबंधी शक्तियों का प्रयोग करेगा। कहता उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा पर, यानी एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल वो नहीं है यहां। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ट्रांसफर एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल और पार्टी इंटरेस्टेड। यहां न्यायालय की रिपोर्ट निचले, हितबद्ध पक्षकार और या स्वप्रेरणा। इस आधार पर कार्यवाही उच्च न्यायालय कर सकेगा। उच्चतम न्यायालय एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, हितबद्ध पक्षकार और शायद स्वप्रेरणा भी है। अगला ही पिछला ही सेक्शन है, देख लें। हाँ दे सकता है, नहीं तब निर्देश दे सकता, नहीं स्वयं नहीं करेगा क्योंकि सबसेक्शन 2 देखें, उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर ही ये कहा। इसका मतलब सुमोटो
उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा। लेकिन उच्च न्यायालय सुमोटो यानी स्वप्रेरणा पर भी कार्यवाही कर सकता है। कहता परंतु किसी मामले में को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायाधीश को कर दिया गया और उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया। यह उच्च न्यायालय को ओवरबर्डन्ड होने से बचाने के लिए परंतु लिखा गया है। जब एक ही सेशन खंड है और सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को शब्द यह प्रयोग हुआ है, इससे एक बात और निकल रही है कि सेशन न्यायाधीश को अपने सेशन खंड में स्थापित सभी दंड न्यायालयों में चल रही कार्यवाहियों के प्रति अंतरण की शक्ति प्राप्त है। आप ये नहीं कहेंगे कि चूंकि मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कोई मामला लंबित है इसलिए सीजीएम के यहां आप पहले जाएं उसे ट्रांसफर कराने के लिए। नो, ये नहीं लिखा है। जो परंतुक में बात लिखी, अभी सेशन न्यायाधीश की छुट्टियां में पढ़ी नहीं, लेकिन परंतुक में क्या बात आ रही कि सेशन खंड का जो सेशन न्यायाधीश है उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय, और दंड न्यायालय एडिशनल सेशन जज का न्यायालय वो भी है, और जेएम न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी दंड न्यायालय है। तो एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो आपको पहले सेशन जज क्या जाना चाहिए, और जब वहां आप गए और मामला नामंजूर हो गया तब आप उच्च न्यायालय ट्रांसफर एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं। उससे पहले आप वहां नहीं जाएंगे। यद्यपि उन्हें हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या न्यायालय की रिपोर्ट पर या स्वप्रेरणा से भी मामलों को ट्रांसफर करने की ताकत है। कहता है सबसेक्शन 4 वो सबसेक्शन 3 उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता है शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा। अब देखिए फिर गड़बड़ आ रही ड्राफ्टिंग में। ऊपर आप लिख रहे हो कि उच्च न्यायालय या तो सुमोटो ट्रांसफर करेगा या निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर करेगा और या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर, और नीचे लिख रहे हो कि अगर एडवोकेट जनरल ने ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव की है तो एफिडेविट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब एडवोकेट जनरल ऊपर एलिजिबल ही नहीं आपने लिखे तो नीचे ये लिखने की कैसे जरूरत आ गई? जब नीचे लिखने का मतलब क्या है? लेकिन साहब सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने ये गड़बड़ देखी और यहां भी ये गड़बड़ देखा। ये ड्राफ्टिंग की गलती है जो विधायिका ही सुधार सकती है, इसे और कोई भी सुधार नहीं सकता। लेकिन जो कम्युलेटिव इफेक्ट आ रहा है उसमें राज्य के महाधिवक्ता भी ट्रांसफर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये बात निकल कर आ रही है। ठीक है, तो अगर वो लगा रहे हैं तो शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होना जरूरी नहीं है, शेष जरूरी है। कहता जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, क्योंकि हितबद्ध पक्षकार में अभियुक्त भी है, लोक अभियोजक भी है और वादी वो भी है, तीनों माने जाएंगे। हितबद्ध पक्षकार, पक्षकार नहीं कहा, अगर पक्षकार कहता तो लोक अभियोजक और अभियुक्त दो ही हुए, उसने कहा हितबद्ध पक्षकार, तो हित वादी का भी है और हित लोक अभियोजक का भी है और हित अभियुक्त का भी है, तब 3 लोग हो गए। ठीक है, इसीलिए कानून में प्रत्येक शब्द का अर्थ निकलेगा और इसीलिए बढ़िया रहा 3 साल की प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट के तौर पे कानून के शब्दों का कितना विस्तार और गंभीरता के साथ अर्थ निकाला जाना चाहिए
ये आपकी समझ से बाहर रहता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो एडवोकेट्स हैं वो कानून के शब्दों का बड़ी गंभीरता से अर्थ निकालते हैं, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। वो तो और भी नाश किए, वो तो उल्टा और ये बताते हैं कि जो लिखा है वो चलता ही रहे, ठीक है। वो तो और भी आग लगाए, वो तो ये बता रहे हैं जो लिखा है वो तो चलता ही रहे, फिर पता नहीं चलता क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी अधिवक्ताओं में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये बताएंगे कि नहीं, जो लिखा है उसे पूरी गंभीरता के साथ पढ़िए, वही चलता है। इसलिए 3 साल की प्रैक्टिस ठीक है। उसने कहा हितबद्ध पक्षकार, पक्षकार भी लिख सकता था। कल भी चर्चा हमने की कि जुर्माना अत्यधिक नहीं लगाया जाएगा, इसका मतलब अधिक लगाया जाएगा, अत्यधिक नहीं लगाया जाएगा। अधिक लगाया जाएगा क्योंकि अधिक नहीं लगाया तो तुम्हारी सेहत पर कोई असर नहीं आएगा। तुम्हारे पास ऊपर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, हमने 1 रुपए जुर्माना लगा दिया, क्या फर्क पड़ेगा तुम्हारी सेहत पर? 100 हैं, 105 लगाइए, तो जब 5 उधार लेने पड़ेंगे और 100 पास से चले जाएंगे, खुद कुछ नहीं बचेगा और 5 रुपए उधार भी हो जाएंगे, तब फर्क पड़ेगा। लेकिन 200 नहीं लगना चाहिए, वो अत्यधिक है, लेकिन अधिक तो लगना चाहिए, अत्यधिक नहीं लगना चाहिए। तो कानून के शब्दों को उसी ढंग से लिया जाता है, उसी भाव में लिया जाता है। तो उसने कहा हितबद्ध पक्षकार, पक्षकार नहीं कहा, और जैसे हितबद्ध पक्षकार कहेगा 3 हो जाएंगे, पक्षकार में 2 हो जाएंगे, लोक अभियोजक अभियुक्त, हितबद्ध में 3, वादी बढ़ जाएगा। अन्यथा वादी का तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो होता ही नहीं। सामान्यता जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी उसमें जनरली राज्य सरकार होगी, इसलिए हितबद्ध पक्षकार, ठीक है। आगे कहता है जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के संदाय के लिए जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन अधिनिर्णित करे बंध पत्र या जमानत पत्र निष्पादित करे। पीछे भी था, उच्चतम न्यायालय अगर ये विचार करेगा कि आपने ट्रांसफर एप्लीकेशन सिर्फ तंग करने के लिए, ठीक है, और तुच्छ आधारों पर प्रस्तुत की थी, तो कंपनसेशन उस व्यक्ति को दिलाएगा जिसने एप्लीकेशन का विरोध किया था। यहां भी वो स्थिति रहेगी, सबसेक्शन 7 इसी बात की व्यवस्था करेगा। तो अगर अभियुक्त ने, वादी ने लगाई तो नहीं, लोक अभियोजक ने लगाई नहीं, अभियुक्त ने लगाई ट्रांसफर एप्लीकेशन, तो अभियुक्त की ट्रांसफर एप्लीकेशन सुने जाने से पहले उच्च न्यायालय शर्त लगा सकता है, लगाएगा नहीं कहा उसने, लगा सकता है कि आप इस आशय का बंध पत्र निष्पादित करो, ठीक है, और जमानत पत्र भी निष्पादित करो। कि अगर सबसेक्शन 7 में हमने कोई प्रतिकर अधिनिर्णित किया तो आप दोगे, और आप नहीं दोगे तो जो आपके जमानती हैं उनसे हम लेंगे। ये आप पर शर्त लगा सकता है, लेकिन केवल अक्यूज के मामले में, शेष नहीं, ठीक है। तो आपका सबसेक्शन 5 क्या करा, ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिन पर वह किया गया है, और आवेदन के गुण अवगुण पर तब तक कोई निर्देश न दिया जाएगा जब तक ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए। हाईकोर्ट जिसने आवेदन किया उससे अपेक्षा करेगा कि लोक अभियोजक को आधारों की लिखित कॉपी ये उपलब्ध कराए, और लोक अभियोजक को कॉपी दिए जब 24 घंटे कम से कम बीत जाए तब सुनवाई इस पर करेगा, उससे पहले नहीं करेगा।
ठीक है। सबसेक्शन 6 कहता है जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए है, वहां यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाइयां ऐसे निबंधनों पर जिन्हें अधिरोपित करना न्यायालय ठीक समझे रोक दी जाएंगी। इसी को स्टे ऑर्डर कहा जाता है। आप जिसे स्टे ऑर्डर कहते हो वो स्टे ऑर्डर नहीं होता, वो क्या होता है? TI, टेम्परेरी इंजंक्शन। उसका हिंदी में नाम होता है अस्थायी व्यादेश। इसे स्टे बोलते हैं। अस्थायी व्यादेश या टेम्परेरी इंजंक्शन ये कहां जारी होता है? ये सारे में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट उसमें जारी होता है और उसे अस्थायी व्यादेश कहा जाता है। ठीक है, उसे जारी करने के लिए प्रावधान कहां दिया गया? ये सारे में। ठीक है, या यूं कहें उसे जारी करने के लिए प्रावधान कहां दिया? CPC आदेश 39 नियम 1/2। उसकी डेफिनेशन कहां दी? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। उसकी डेफिनेशन वहां दी है। मेरा ख्याल है आदेश 37, वो आदेश कह रहे धारा 37 या 38 है, या तो 37 है या 38 है, ये सारे की धारा। जारी करने के लिए प्रावधान कहां है? आदेश 39 नियम 1/2 CPC। कब जारी होगा? सिविल मामलों में। स्टे क्या होता है? और टेम्परेरी इंजंक्शन ये किसके विरुद्ध होगा? मामले के पक्षकारों के विरुद्ध। स्टे ऑर्डर किसके लिए आ रहा? न्यायालय की कार्यवाहियों को रोकने के लिए। पक्षकारों से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है ना? दोनों के बीच मूलभूत अंतर है। वो पक्षकारों के ऊपर लागू होगा, पक्षकारों को कुछ करने या न करने के लिए आदेशित किया जाएगा, उसके माध्यम से वो जारी होगा CPC में। और यहां ये BNSS है, क्रिमिनल कार्रवाइयां। यहां उच्च न्यायालय जब तक ट्रांसफर एप्लीकेशन पर ऑर्डर नहीं कर रहा हो तब तक निचले न्यायालय की कार्रवाइयों को उन शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना वो उचित समझे, उन शर्तों पर निचले न्यायालय की कार्रवाइयों को रोक सकेगा। क्योंकि कम से कम 24 घंटे तो देने ही पड़ेंगे सुनवाई के लिए, और कम से कम वो है सुना तो वहां 10 महीनों साल ठीक है लग जाते हैं टीए डिसाइड होने में। और तब तक नीचे मामला डिसाइड ही हो गया तो फायदा क्या हुआ? रिजु और निष्पक्ष विचारणा संभव नहीं था, इसीलिए तो गए थे। वहां डिसाइड ही होकर रख गया तो कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जो निचले न्यायालय की कार्रवाइयां रोकने के लिए आदेश किया जाएगा, इसी को स्टे ऑर्डर कहा जाता है। आप जिसे स्टे ऑर्डर कहते हैं वो स्टे ऑर्डर नहीं होता। यहां स्टे यहां पारित हो रहा है, हालांकि CPC में भी स्टे पास किया जाएगा। वहां भी चूंकि ट्रांसफर संबंधी ताकतें उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश को प्राप्त, तो वहां भी वे जब उन ताकतों का उपयोग करेंगे या रिवीजन या कोई अन्य कार्यवाही चलाएंगे तो स्टे कर सकेंगे। तो स्टे CPC और CRPC दोनों जगह है। लेकिन जिसे आप स्टे कहते हो उसे टेम्परेरी इंजंक्शन कहा जाता है कानून की दुनिया में। और वो कहां है? ये सारे रीड अलोंग विद CPC। ये दोनों के बीच फर्क है। ठीक है ना? तो आपका कहता है परंतु ऐसी रोक धारा 346 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी। ठीक है, 346 के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की जो प्रतिप्रेषण की शक्ति है उस पर प्रभाव नहीं डालेगी। ये आपका ठीक है, पुरानी 309। अच्छा हाँ, तो ठीक है, पुरानी 309। क्योंकि अगर आप ये नहीं कहेंगे
ठीक है, और अभियुक्त अभिरक्षा में है, ठीक है, अभियुक्त अभिरक्षा में है, और आपने एक डेट लगा रखी थी, उसी बीच तो कोई गया होगा वहां, मामले में एक डेट लगी हुई है ना, तभी तो कोई गया होगा वहां, उस डेट को अभियुक्त आहूत होकर आ जाएगा। अब उसे जेल कैसे भेजेंगे, रिमांड में प्रतिप्रेषित कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो स्टे कर दिया। अगर ये लाइन नहीं लिखी होगी, अगर आपने स्टे कर दिया कि सभी कार्रवाइयां स्थगित, अब डेट लगी हुई तो अभियुक्त आ गया जेल से आहूत होकर, अब जेल उसे वापस कैसे भेजे, क्योंकि आपने तो कार्रवाई रोक दी। इसीलिए लिखा है कि 346 जो पुरानी 309 है उसकी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, यानी प्रतिप्रेषित किया जा सकेगा और फिर मामले में अगली डेट लगाई जा सकेगी, उस पर फिर आएगा, फिर देखा जाएगा। तब तक अगर कुछ डिसाइड होकर आ जाएगा तो अगली डेट पे कार्रवाई होगी, और नहीं आएगा तो फिर आगे फिर प्रतिप्रेषित किया जा सकेगा। ठीक है, यह आपका परंतुक में लिखा है। सब सेक्शन 7 उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए जहां आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्च न्यायालय की राय कि आवेदन तुच्छ और तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि ऐसी राशि, यहां भी अब जो क्वांटम ऑफ, ठीक है, सम है, जो धनराशि की संख्या है वो खत्म कर दी, ऐसी राशि जो उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था, और इसी के लिए पीछे बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। कहता है सब सेक्शन 8, जब उच्च न्यायालय किसी न्यायालय से मामले का अंतरण अपने समक्ष विचारण करने के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वह ऐसे विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिसका मामले का ऐसा अंतरण न किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता। ये आपको पहले ही बताया जा चुका। ट्रांसफर करके अगर उन्होंने अपने पास मंगा लिया है और उस मामले का विचारण वो कर रहे हैं, तो प्रक्रिया वही चलेगी कि अगर अपने पास न बुलाया होता तो जिस प्रक्रिया से वो मामला चलता उसी प्रक्रिया से वो मामला चलेगा। हां, अगर ओरिजिनल जुडिक्शन में विचारित कर रहे होते तो सेशन कोर्ट के समक्ष चलने वाली प्रक्रिया यह अनुपालित होती। ठीक है, सब सेक्शन 9, इस धारा की कोई बात धारा 218 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। हम लोगों ने देखा था जहां क्रिमिनल कोर्ट का जुडिक्शन था वहां सरकार को भी ताकत दी गई थी। 218 वही तो है, ठीक है, 197, अच्छा ठीक, 197 में स्टेट गवर्नमेंट को ताकत कि जो लोक सेवक है, जो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, उनके संबंध में विचारण करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिकृत हैं कि वे विशेष न्यायालयों को डेजिग्नेट कर सके। क्योंकि वही बात है कि जब सामने क्या कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट खड़ा है तो जो इधर बैठे हैं इनके भी पैर कांपना शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो अगर इनकेस जस्टिस वर्मा को प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ा, ठीक है, तो फिर अगर जस्टिस वर्मा का प्रोसिक्यूशन सामान्य कोर्ट में चलेगा तो हाई कोर्ट के जज हैं, इनके पैर कांपेंगे। ठीक है, इसलिए नो, उसके लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिकृत कर सके। हालांकि जस्टिस वर्मा पर 197 लागू नहीं होगी क्योंकि वे न्यायमूर्ति हैं, और 197 किस पे लागू होती है? न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट और लोक सेवकों पे, उन पर लागू नहीं है। उनका प्रोसिक्यूशन चलेगा तो अलग ढंग से चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी, लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन उन्हें हटाने की प्रक्रिया, अगर उन्हें हटाने की प्रक्रिया की बात है तो वहां जाना चाहिए। लेकिन जहां तक हमें लगता है प्रोसिक्यूशन भी उनका 197 के मुताबिक चलेगा। खैर, ये इशू देखने लायक है, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आप जस्ट टू अंडरस्टैंड ये समझ लें कि ये बात रखी इसीलिए गई है
कि अगर कोई न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या लोक सेवक का प्रोसिक्यूशन होना है तो फिर केंद्र सरकार ये तय कर सकती है वो किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ताकि महत्वपूर्ण मामलों का थोड़ा वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा विचारण किया जा सके। इसलिए ये बात लिखी गई कि उच्च न्यायालय अगर ऐसा केंद्र सरकार ने तय किया कि इस पर्टिकुलर मामले में चूंकि अमुक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या लोक सेवक अभियुक्त है, इसलिए यह पर्टिकुलर इस मामले को फला न्यायालय सुनेगा, तो उच्च न्यायालय उसके संबंध में अपनी अंतरण संबंधी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने क्या लिखा, इस धारा की कोई बात 218 के अंतर्गत जो शक्तियां हैं उन पर प्रभाव नहीं डालेगी। इसका मतलब वो ओवरराइड करने लगी। ठीक है, और यहां आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जानी चाहिए, न्यायालय बड़ा और सरकार छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। जरूरत की बात है, जहां जैसा उचित है वहां वैसा किया जाएगा। यह आपका किसकी शक्तियां हुई, उच्च न्यायालय की। अब सेशन कोर्ट की, और सेशन कोर्ट की जो शक्तियां हैं ट्रांसफर की, वो बिल्कुल उच्च न्यायालय जैसी है। वही लिखा देखें, जब कभी सेशन न्यायाधीश को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है, और न्याय के उद्देश्यों के लिए बहुत, ठीक है, विस्तृत शब्द है। न्याय के उद्देश्यों के लिए यह भी समीचीन है कि 2 कनेक्टेड केस अलग अलग न्यायालयों में चलना, एक ही जगह चलना, ये भी न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है। हर बार यही थोड़ी है कि पीओ भ्रष्ट है, आप बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। फला कोर्ट में मामला चल रहा है, वहां न्यायालय में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनमें से एक, ठीक है, उस मामले में अभियुक्त या वादी का रिश्तेदार है, ये भी न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन हो सकता है। वो बिल्कुल प्रभावित न करे मामले को, लेकिन फिर भी एक संदेह तो पैदा होता है। तो न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि वो मामला वहां न चलने दिया जाए। बहुत बार ऐसी स्थिति हो सकती है। एक मामले में 5 अभियुक्त थे, 2 के विरुद्ध, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उसके विरुद्ध चार्जशीट आ गई, 3 के विरुद्ध विचारण, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, बाद में कंप्लीट हुआ, उनकी अलग चार्जशीट आई, दोनों मामले अलग अलग कोर्ट में पहुंच गए। न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि एक ही कोर्ट पे चले, ठीक है। तो न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, ये शब्द बड़ा व्यापक है और इसमें कोई भी चीज आ सकती है। कहता है जब कभी सेशन न्यायाधीश को प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तो वह आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला, ये नहीं कहा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय मामला, कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। कोई विशिष्ट मामला, और सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर यह सुप्रेरणा से कार्यवाही कर सकते हैं। निचले न्यायालय की रिपोर्ट रोज ऐसा होता है, क्या होता है आप बताते हैं साहब, हम ही बताते हैं कि सर इससे संबंधित एक फाइल वहां चल रही है और साहब एविडेंस एक ही में हो तो ज्यादा बेहतर है। तो कहते हैं ठीक है, हम अपनी, ठीक है, हमारी ओर से चिट्ठी लिख दो सेशन जज को, तो निचले न्यायालय की रिपोर्ट उस पर भी ट्रांसफर हो सकता है, यह पार्टी चली जाए, यह सुप्रेरणा से सेशन न्यायाधीश तीनों तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। और धारा 443 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के उपबंध, इस धारा की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश के आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे धारा 443 की उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं। बस केवल प्रतिकल लगाने की जो बात है, वहां राशि नहीं दी है, यहां राशि दी है 10,000, पहले ये 1,000 थी। अब जो कंपनसेशन लग सकता है वहां उपधारा 7 में अब कितना, 10,000। शेष उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय की ट्रांसफर की शक्तियों में कोई अंतर है ही नहीं।
दोनों एक जैसी है, ठीक है। ग्राउंड्स उनमें फर्क है, वहां 3 ग्राउंड दिए गए, 3 क्यों 5, क्योंकि सब सेक्शन थर्ड में 3, ऊपर में 1, बीच में 2, वो बीच में 1, तो 2 3 5 हो गए। यहां ग्राउंड 1 न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, बस केवल इतना, ठीक है। ये फर्क आए। अब कहता है सेशन न्यायाधीश द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना, विड्रॉल, ट्रांसफर कर दिया, इसके बाद सेशन न्यायाधीश को लगता है कि विड्रॉल कर लिया जाना चाहिए, तो किसी की जरूरत नहीं, कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, वो विड्रॉल कर लेते हैं। और अक्सर करके जो थोड़े चतुर सेशन न्यायाधीश होते हैं, सबका कोटा निर्धारित है, उच्च न्यायालय को हर महीने आपको एक निश्चित कोटा है, उतने मुकदमे डिसाइड करके देने हैं, बाकी तो लेट के सोते रहे, कुछ किया ही नहीं। अब जब कोटा देना है तो हर कोर्ट में दिखवाया, जो फाइलें बिल्कुल तैयार हैं जजमेंट के लिए, वही सब वापस ले लिए अपने यहाँ, ठीक है, और उनका सबका डिसाइड करके रख दिया, अपना कोटा फुल, बाकी सब रो रहे बैठे हैं, ठीक है। तो यही करते ही है रोज, ठीक है। तो करते हैं कैसे, क्योंकि 449 में उन्हें ताकत है। कहते हैं सेशन न्यायाधीश अपने अधीनस्थ किसी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला या अपील वापस ले सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भी कोई मामला या अपील, अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई प्रारंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है, सुनवाई सुने जाने से पूर्व। और वहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ ऐसी कोई शर्त नहीं लगी हुई है। जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय में विचारण कर सकता है, या उस अपील को स्वयं सुन सकता है, या उसे विचारण या सुनवाई के लिए इस संहिता के उपबंधों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है। तो ये कोई खास बात नहीं, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं। आगे न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम कहता कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्या कहा उसने, अंतरण की कोई शक्ति सीजेएम को नहीं है, अंतरण की कोई शक्ति, देख लें, ठीक है। इसलिए आप सीजेएम के यहां जो लगाते हैं वो टीए नहीं है, आप वापस मंगाने के लिए आवेदन करते हैं सीजेएम के यहां कि आप उनके यहां से वापस मंगा लीजिए और स्वयं सुन लीजिए, ये कहते हैं आप, ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो क्या लिखा है, ट्रांसफर की ताकत किसे, सेशन न्यायाधीश को, सेशन खंड में, ठीक है, सेशन खंड में ट्रांसफर की ताकत सेशन कोर्ट को है। कहता है कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है, ठीक है। हवाले आपका जब वो जांच वांच करेगा, जो पुरानी सीआरपीसी में 192 थी उसमें हवाले करते हैं जांच के लिए, ठीक है ना, या 190(1)(c) में जब कॉग्निजेंस लेंगे तो भी हवाले करते हैं, ठीक है। हवाले किया है वापस मंगा सकता है और मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है, ठीक है ना, वापस मंगा के जांच या विचारण स्वयं कर सकते हैं, या उसे जांच या विचारण के लिए किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है, निर्देशित कर सकता है, ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं, आप जांच या विचारण करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं कि मेरी जगह तुम इसमें जांच या विचारण करो, ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर के लिए जाना है आपको सेशन कोर्ट, ठीक है ना। ट्रांसफर आप देखें शब्दों में फर्क है, वहां सेशन न्यायाधीश के लिए का अंतरित कर सकता है, यहां का वापस मंगा सकता है,
ठीक है, और वापस मंगाकर जांच या विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है, ये नहीं कहा अंतरित कर सकता है। ठीक है, अच्छा, कोई ने बिल्कुल क्लियर अंतर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कहता कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 212 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है, और ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है, जिसे उसने निर्देशित किया था कि तुम करोगे जांच या विचारण। 192 में भी वो स्थिति थी। ठीक है, हमने इन्हें भेजा, फिर हमने इनसे वापस लेके इन्हें दे दिया कि आप करेंगे, लेकिन ट्रांसफर नहीं, ट्रांसफर नहीं। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफर की कोई ताकत सीजेएम को नहीं दी गई, वापस मंगाने की दी गई, विड्रॉल की दी गई। इसलिए आप जब सीजेएम की एप्लीकेशन लगाते हैं तो यही कहते हैं कि अपने आप वापस मंगा लीजिए, और अपने यहां ही मंगा सकते। ट्रांसफर चाहिए तो सेशन कोर्ट जाओ। ठीक है, क्योंकि सेशन न्यायाधीश को यह ताकत है कि वे अपने सेशन खंड में किसी एक दंड न्यायालय के समक्ष चल रहे मामले को किसी भी दूसरे दंड न्यायालय के समक्ष, ठीक है, विचारण के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। यह स्थिति निकल कर आई है सीजेएम की। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। सेशन न्यायाधीश उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के समक्ष, ठीक है, चल रहे मामले ट्रांसफर करने की ताकत है, ऐसा मेरा मत है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, हालांकि वहां नहीं करते हैं, यह भी सही है। आज तक मेरे पूरे वकालत के जीवन में एक बार ऐसा हुआ है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष चल रहे मामले को ट्रांसफर करने के लिए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव की गई कि नहीं, सेशन न्यायाधीश महोदय ने खारिज की। लेकिन एज ए लोक अभियोजक जब हमसे पूछा गया तो हमने कहा सर मत मेरा भी यही है कि हो सकता है, क्योंकि सेशन कोर्ट की जहां ताकत है वहां उन्होंने यह लिखा कि सेशन न्यायाधीश एक सेशन खंड में चल रहे जो दंड न्यायालय है, दंड न्यायालय के समक्ष जो भी चल रहा है मामला, उसे दूसरे दंड न्यायालय को ट्रांसफर कर सकते हैं, और दंड न्यायालय की परिभाषा वहां लेंगे सेक्शन 6 में। इसलिए यह ताकत आपको आ गई है। लेकिन अर्थान्वयन दूसरा यह भी है कि जब एक स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद हो जाए ट्रांसफर के लिए तो फिर उस सेक्शन के मुताबिक मामला होना चाहिए। अब आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के संबंध में 451 अलग से आ गया। क्या कहता है, कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट किसी ऐसी कार्रवाई जो उसके समक्ष आरंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है, या किसी मामले को जिसने उस हवाले किया वापस मंगा सकता है, स्वयं निपटा सकता है, या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। अब यहां भी ट्रांसफर की ताकत नहीं दी है, यहां भी वापस मंगा लेने की, सुपुर्द करने की ताकत दी है। ठीक है, किसी मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट को। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते वो ऐसे ही हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर की ताकत दी। ठीक है, और कार्यपालक मजिस्ट्रेटों के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ताकत है, ऐसा ही अर्थान्वयन चल रहा है। लेकिन मेरा अपना मत यह है कि भाई सेशन जज क्या मेंटेनेबल है, लेकिन ये मतों की बात है, ये मतों की बात है। ठीक है, हमने दोनों मत आपके सामने रख दिए, प्रोविजन आपके सामने है। अब किसी सुपीरियर कोर्ट का अगर कोई जजमेंट मिलता है तो अलग बात है, अन्यथा अपने अपने विचार के मुताबिक भाई कानून का अर्थान्वयन लोग करते हैं, उसी रूप में आपके सामने रख दिया गया। एज ए टीचर मेरा काम इतना ही है कि आपको प्रोविजन दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, समझा दिया जाए, वो कर दिया गया। ठीक है, आगे क्या कहता है, धारा 448, 49, 50 या 51 के अधीन आदेश करने वाला न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के लिए, वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के लिए कोई अपेक्षा नहीं की कारणों को अभिलिखित करने की। ठीक है, लेकिन सेशन कोर्ट और बाकी सारे न्यायालयों के लिए अपेक्षा की है कि जब आप ट्रांसफर या वापस मंगाने की ताकत का उपयोग करोगे तो क्यों कर रहे हो, उसके कारण अभिलिखित आप करेंगे, क्योंकि वरिष्ठों को, ठीक है, या वरिष्ठों के बारे में ऐसा माना जाता है
कि अगर वो कुछ करेंगे तो जस्टिफाइड ही करेंगे। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है वो अनजस्टिफाइड भी करते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो यही रहती है। इसलिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय उनसे तो यह अपेक्षा नहीं है कि जब वो ट्रांसफर करें तो कारणों को अभिलिखित करें। शेष सारे लोगों से यह अपेक्षा है कि जब वो मामलों को ट्रांसफर करें तो कारणों का अभिलेखन जरूर करें। ये आपका समाप्त हुआ। अब बीएनएसएस में जो बात चलेगी एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंसेस। ठीक है, अब बचा कितना? एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंसेस ये बचा, बेल बची। ठीक है, और बेल के बाद जो संपत्ति अभिग्रहित की जाती है उसका डिस्पोजल कैसे होता है वो, और कार्रवाइयों की रेगुलरिटी और लिमिटेशन, बस इतना ही बचा बीएनएसएस में। शेष बीएनएसएस लगभग समाप्ति की ओर है। आप लोग सीपीसी का इंतजाम करें, क्योंकि पहले दिन से सीपीसी रहे तो अच्छी बात है। इसके बाद सीपीसी हम लोग शुरू करेंगे, तब देखेंगे।